वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। ये टॉपिक हमारा स्कैटरिंग और बाउंड स्टेट से मुतल्लिक था। एक्सक्यूज़ मी। जो सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमने ये डिफ़ाइन किया था कि अगर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ लेस दैन ज़ीरो, बेसिकली हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी फार अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, आप समझ लें एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशन में, उसको हमने ज़ीरो ले लिया था। तो इफ़ द टोटल एनर्जी इज़ लेस दैन ज़ीरो, दैट बेसिकली मीन्स दैट द पार्टिकल कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट पोटेंशियल। तो ये बाउंड स्टेट से कॉरस्पॉन्ड करेगा। एंड इफ़ ई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो देन इट कॉरस्पॉन्ड्स टू स्कैटरिंग स्टेट। तो आपके दो सिचुएशंस हैं। आपको बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं फॉर अ गिवन पोटेंशियल, और आपको जो है वो स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। ये कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। इफ़ ई इज़ लेस दैन ज़ीरो, वेयर वी हैव डिफाइंड द पोटेंशियल एट infinity, positive and negative infinity, as zero. So corresponding to that, if the total energy of the particle is less than zero, this corresponds to bound states. So you'll get bound state solution. If it corresponds to if energy is greater than zero, then it corresponds to scattering states. So let's first consider scattering states, because we've already हमने अभी से पहले जो है वो बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्कैटरिंग स्टेट सॉल्यूशंस हासिल कर रहे हैं। तो जिस पोटेंशियल को हम कंसिडर कर रहे हैं, पोटेंशियल की डिफरेंट प्रोफाइल्स हो सकती हैं, बस मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। वो पोजीशन पे डिफरेंट फॉर्म में जो है वो डिपेंड कर सकता है। इस वक्त हम जिसको देख रहे हैं वो एक स्क्वायर पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल वेल है। और क्लासिकली क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, अगर एक पार्टिकल इधर आता है, इफ वी थिंक ऑफ अ क्लासिकल पार्टिकल, तो कमिंग इन फ्रॉम हेयर, फॉर एग्जांपल इट्स अ क्लासिकल पार्टिकल, इट विल फॉल इनटू दिस well if it has energy E greater than 0, which corresponds to scattering states. Let's say if it has this energy, उसकी speed बढ़ेगी, फिर इधर होगा, its speed will become smaller, but it can always escape out of this. So this is what you expect for a classical particle, कि वो जब इस potential region में आएगा जहाँ ये potential जो है वो ज़ीरो से नॉन ज़ीरो हो रहा है, और तो वहाँ पे ये जो है ये एक वेल की तरह है। तो पार्टिकल जो है वो स्पीड अप होगा, फिर जब वो क्लाइंबिंग अप द हिल कर रहा है, यानी इस रीजन में आ रहा है, तो इट विल इसकी स्पीड कम होगी, स्लो डाउन होगा। अब मगर इसकी इतनी एनर्जी है कि इस वेल से एस्केप कर सकता है, तो अल्टीमेटली इट विल एस्केप फ्रॉम द वेल, ये पार्टिकल वेल से बाहर चला जाएगा। अब हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की बात करें, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स से मुराद ये है कि हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इस पार्टिकल की जो है डिफरेंट रीजन में फाइंड करने की का एम्पलीट्यूड क्या है। यानी कि बेसिकली हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि फॉर अ गिवन एनर्जी फाई ई एक्स क्या है। क्वांटम मैकेनिकली तो हम यही मालूम करेंगे ना कि वेव फंक्शन पार्टिकल का क्या है, क्योंकि उस वेव फंक्शन से फिर हम प्रोबेबिलिटी हासिल करेंगे जब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें। तो क्लासिकल में तो हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन मिसाल के तौर पे हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हमें श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और वो भी क्योंकि आपके पास आप देख रहे हैं कि डिफरेंट रीजन्स हैं, एक रीजन ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। रीजन 3 जो है और रीजन 1 जो है उसमें तो पोटेंशियल की सेम ही फॉर्म है, तो 1 और 3 तो एक ही रीजन समझ सकते हैं, एक ही तरह के रीजन समझ सकते हैं एज़ फार एज द एनर्जी प्रोफाइल इज़ कंसर्न। अलबत्ता रीजन 2 जो है वो फ़र्क होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इन 3 रीजन्स में। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस कैलकुलेशन कि हमारा एम क्या है। वी वांट टू फाइंड दिस वेव फंक्शन, बिकॉज द वेव फंक्शन विल टेल अस, हमें एक इंट्यूटिव फीलिंग तो है कि क्लासिकल पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, मगर अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो है उसके मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेव फंक्शन से मिलती है, और उससे हम जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़
वगैरह या प्रोबेबिलिटीज़ डिटरमिन करते हैं बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो हमारे लिए जो बुनियादी चीज़ हमने मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो ये वेव फंक्शन है जो हमने मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्वांटम मैकेनिकल, वो श्रोडिंगर्स इक्वेशन है, जिसको हम सॉल्व करेंगे इन द डिफरेंट रीजन्स जो कि इधर दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और उसमें जो है हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो लेट्स राइट द श्रोडिंगर्स इक्वेशन बिकॉज द टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम, तो वी आर बी लुकिंग एट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ठीक है ना, वन डायमेंशन है इसलिए आपको एक्स नज़र आ रहा है। ये वो रीजन है जहाँ पोटेंशियल वी नॉट है, तो ये काइनेटिक टर्म है प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, यानी दिस इज द टोटल हैमिल्टोनियन। काइनेटिक एनर्जी टर्म वन डायमेंशन में पी स्क्वायर्ड ओवर 2m है, और p जो है वो माइनस p जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो p ऑपरेटर है वो माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स होता है, तो p स्क्वायर्ड जो है ना आपको ये दे देता है। फिर आपका हैमिल्टोनियन में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म आती है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो माइनस वी नॉट है, ये देखें ना इस रीजन के अंदर। तो अभी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, यानी रीजन 2। इसको मैं लिख लेता हूँ इधर, रीजन 2। इसमें हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, या कम से कम लिखना चाह रहे हैं। हमें सारी रीजन्स में मालूम करना है, 1, 3 और 2 में भी। तो ये फाई ई एक्स है, और ये रीजन 2 जो है अगर हम रीजन 2 का लिखें, लेट मी राइट रीजन 2 के लिए ये इक्वेशन है, और ये कॉरस्पॉन्ड करता है एक्स मैग्नीट्यूड जो है वो ए। ठीक है, तो एक्स माइनस ए टू ए हो, यानी ये वाला जो हिस्सा है एक्स एक्सिस का, इसमें ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की, वो माइनस वी नॉट होगी। ये हमने चूज़ किया है कि ये पोटेंशियल वेल है, और इसका हमने मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट ले लिया है। वेल है तो माइनस वी नॉट हो। अच्छा जी, ये रीजन 2 हो गया। अब अगर रीजन 1 और 3 की बात करें, ये भी हमने इक्वेशन लिखी है, अभी सॉल्व करनी है बाद में। रीजन 1 एंड 3 की अगर हम बात करें, तो वो ये रीजन कॉरस्पॉन्ड करता है x ग्रेटर देन a को, यानी कि माइनस एक्स टू a और a टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू, यानी ये वाला रीजन जो है ये 1 होगा, और ये वाला सारा रीजन जो है नेक्स्ट का वो होगा, जो कि इसको कॉरस्पॉन्ड करता है। अब इस रीजन में हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। पोटेंशियल ये काइनेटिक टर्म है। अब इस रीजन में पोटेंशियल जो है ना वो ज़ीरो है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल जो है इस तरीके से जा रहा है। चलो इसे थोड़ा सा मैं लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इस रीजन में लेट्स से इस रीजन में जो है ये पोटेंशियल की फॉर्म, ये पोटेंशियल जो है, ओहो ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। पोटेंशियल की फॉर्म जो है, चले मैं इस तरह लिखता हूँ, इस ये देखते हैं ये नज़र आता है, हाँ ये कुछ नज़र आ। ये पोटेंशियल जो है ना ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, इस तरह ज़ीरो जा रहा है इस सारे रीजन में, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स दिस, एंड इट बिकम्स दिस इन दिस मिडल रीजन 2 जो है। तो इस रीजन में जो है जब हम 1 को देखें या 3 को देखें, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है कि कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। तो यहाँ पे ज़ीरो लिखना चाहें तो ज़ीरो लिख लें, वरना लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली फाई सिर्फ काइनेटिक टर्म है, ठीक है। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये इसमें हम जो है आप देख रहे हैं कि ये हम डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द वेव नंबर। 1 डायमेंशन है तो इसमें वेव नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं इन द 2 रीजन्स। एक उससे थोड़ा सा ये जब नीटली लिखी जा सकती है कोई, तो ये 2me ओवर h बार स्क्वायर को हम, ये वेव नंबर है,
और ये हमारे पास जो है इस रीजन में, जब हम रीजन 1 और 3 में जब हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये 2m, ये जो सारा प्रीफैक्टर आ रहा है ना, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे जो है एक सिंपलर फॉर्म आ जाएगी। रीजन 2 यानी ये वाली जो इक्वेशन है, इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। d2 phi e, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ phi e विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस k1 स्क्वेयर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन भी साथ जाएगा ना, तो phi e x। ठीक है, ये आपके पास बेसिक सिंपल फॉर्म इस इक्वेशन की, ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म इस इक्वेशन की ये बन गई। ठीक है, इसी तरह जो रीजन 2 वाली इक्वेशन है, उसको अगर हम लिखें तो उसके लिए हम जो है कि 2 डिफाइन कर लेते हैं, जो कि है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा v नॉट भी आ रहा है, उसको भी हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो ये ट्वाइस ऑफ m e प्लस v नॉट डिवाइड बाई h बार स्क्वेयर। ठीक है, अगर ये डिफाइन कर लें तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी आपके पास सिंपल फॉर्म हासिल कर लेती है। और वो जो है, अब ये रीजन 2 वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो एक ये कन्वीनियंट फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली अब ये दो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है। ये जो इक्वेशन है आपके पास वो रीजन x ग्रेटर देन a वाले में है, और ये जो है x लेस देन a वाले रीजन में। ठीक है, अब बेसिकली आपका काम ये बन गया कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने जो है, अब इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास साइनोसाइडल फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं। बाउंड स्टेट के लिए हमने क्योंकि वो बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स थी, तो हमने उनको साइनोसाइडल सॉल्यूशंस को इस्तेमाल किया था इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाली प्रॉब्लम को आप करें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट थे। यहाँ क्योंकि ट्रैवलिंग सॉल्यूशंस हैं, स्कैटरिंग स्टेट्स हैं, तो इस केस के अंदर जो है ना, प्लेन वेव स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं, यानी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में अगर हम स्टेट्स को लिखें। ठीक है, सो जो जनरल सॉल्यूशन हैं वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसके, क्यों पता है कि जब सेकंड डेरिवेटिव आप फंक्शन का ले रहे हैं, और दोनों केसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज़ phi ex, वो आपको वही फंक्शन दोबारा से दे रहा है। तो ये ट्रू है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनमें साइन और कोसाइन फंक्शंस जो हैं उनके लिए ट्रू है, तो वो भी साफ ज़ाहिर है कि सॉल्यूशंस तो हैं, यानी जनरल सॉल्यूशंस वो हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स भी सॉल्यूशन है, तो आप चाहें तो ये cos k1x sin k1x सॉल्यूशंस ले सकते हैं phi e के लिए, या चाहें तो i k1x ले सकते हैं। यह मैं बता रहा हूँ कि जो बाउंड सॉल्यूशंस हैं उनके लिए, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव्स सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप ये साइन को साइन ले लें। यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप जो है ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स ले लें, जिन्हें प्लेन वेव सॉल्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जिनमें ये पार्टिकल फ्री है। तो वो ये सॉल्यूशन जो आपको याद होगा कि प्लेन वेव स्टेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द फ्री पार्टिकल, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अगर इन सॉल्यूशंस को आप लिखें तो ये फॉर्म आपके पास जनरल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन, वापस ब्लैक पे चले जाते हैं, जनरल सॉल्यूशन phi ex अगर आप लिखना चाहें तो ये मुख्तलिफ रीजन्स में होगा। क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो अननोन कोएफिशिएंट्स हैं हर सॉल्यूशन में, a और b, और वो बाउंड्री कंडीशन से डिटरमिन होंगे। तो ये है फॉर x इज लेस देन माइनस ए रीजन 1 के लिए। इसी तरह हम लिख सकते हैं रीजन, सॉरी इधर k1 होना चाहिए, यस k1, k2x, क्योंकि उसमें k1 है ना वेव नंबर इन रीजन 1, और इधर एक और कोएफिशिएंट्स बदलने पड़ेंगे, i k2x, और ये है माइनस ये रीजन 2 है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास f एक्सपोनेंशियल i, अब रीजन 3 में भी जो वेव नंबर है वो k1 है, इसलिए यहाँ k1 लिख दिया, और ये कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हम
फ़र्क लिख रहे हैं, और ये जो है x ग्रेटर देन ये। तो बेसिकली आपके पास ये रीजन 1 के लिए जब आप डिफरेंशियल को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रीजन 1 के सॉल्यूशंस आप ले रहे हैं कि ये फॉर्म हो सकती है सॉल्यूशंस की। और इसमें अब आप ए और बी जो है बाउंड्री कंडीशन से फिक्स करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशंस को सामने रखते हुए सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह सी और डी, इसी तरह रीजन 2 के लिए ये, और इसी तरह रीजन 3 के लिए ये। अब जो बेसिक काम हो गया कि ये जो है ये अगर हम ये सॉल्यूशंस जो हैं ये इन दो डिफरेंशियल इक्वेशंस के, अब बेसिकली काम तो मैथमेटिकल काम है, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स की इंट्यूशन जो है वो शामिल होती रहेगी। अब हमारे पास बेसिक जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो हमारे पास जो अननोन्स है ना, एसेंशली वो अननोन्स हमारे पास जो हैं वो हैं, लेट्स राइट हियर, अननोन्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये कोफिशिएंट्स हैं। और एक और अननोन जो हमारे पास है वो एनर्जी। एनर्जी इज़ ऑल्सो एन अननोन। एनर्जी वी डोंट नो व्हाट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़, वो भी हमारे लिए एक अननोन है। तो इसका मतलब है 7 अननोन्स है। बाउंड्री कंडीशंस कितनी है? 7 अननोन्स हैं ए बी सी डी एफ जी, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके साथ आ रहे हैं। तो आप इस तरह इमेजिन कर रहे हैं, अगर इसको फिज़िकली सोचना शुरू करें तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि एक प्लेन वेव आ रही है, ये यहाँ से एक प्लेन वेव आ रही है, इस रीजन में आपके पास जो है कुछ रिफ्लेक्टेड वेव आती है, इस पोटेंशियल में जब जाते हैं, इस पोटेंशियल वाले रीजन में जहाँ पोटेंशियल नॉन ज़ीरो, उस रीजन में जब जाते हैं ये प्लेन वेव जब इस रीजन में पहुँचती है तो पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड। और फिर जब इधर आते हैं तो जहाँ भी पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो अगर आप वेव्स के तौर पे इसको कंसिडर करें पार्टिकल्स को, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ऑप्टिक्स में जब आपके पास लाइट वेव्स होती हैं तो वो जो है अगर किसी रीजन में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन तब्दील हो रहा है तो पार्ट ऑफ द वेव इज़ ट्रांसमिटेड एंड पार्ट ऑफ द वेव इज़ रिफ्लेक्टेड। तो वो इसी तरह की चीज़ हम इधर भी इमेजिन कर रहे हैं कि इस रीजन के अंदर आपको ट्रांसमिटेड वेव भी मिलेगी, इसी तरह इस रीजन में आपको ट्रांसमिटेड वेव भी मिल रही है। अब हम देखेंगे कि क्योंकि या तो इधर कोई पोटेंशियल हो या सोर्स हो जहाँ से कोई वेव आ सके तो आपको कोई रिफ्लेक्टेड मिलेगी, यहाँ कोई और पोटेंशियल हो, यानी यहाँ पे कोई पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखना जिन जगहों पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, यहाँ ज़ीरो है, ये जो जगह है जहाँ पोटेंशियल्स में तब्दीली आ रही है, पोटेंशियल इज़ ज़ीरो over here, potential is non-zero here, it becomes minus V naught। इसी तरह ये पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस में जहाँ पोटेंशियल चेंज हो, जहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो बिल्कुल उसी तरह है लाइट वेव्स के लिए जैसे कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल्स के लिए हम वेव के तौर पर ट्रीट करें तो जहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है वहाँ आपको ट्रांसमिटेड वेव भी और रिफ्लेक्टेड वेव भी मिलती है, ठीक है। तो उसको भी हम सामने रखेंगे, इसकी फिजिकल पिक्चर इस किस्म की बन रही है। सोल्यूशन तो हमने लिख दी है प्लेन वेव सोल्यूशंस, और ये फ्री पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनमें भी जो वेव नंबर्स हैं वो ये जाहिर इधर कर रहे हैं K2, क्योंकि K2 जो वेव नंबर है उसके अंदर ये पोटेंशियल की वैल्यू शामिल है। तो दिस इज़ द वेव नंबर ऑफ द वेव इन द रीजन वेयर देयर इज़ अ नॉन ज़ीरो पोटेंशियल, और वो वैल्यू क्या है, वो V नॉट है, नॉन ज़ीरो पोटेंशियल की। अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसमें साई भी फाइनाइट है, साई से मुराद इधर फाई एक्स है, वो भी फाइनाइट है, और एनर्जी जो हैं वो भी फाइनाइट क्वांटिटी है। तो उस लिहाज से जो है वो फाई ई एक्स भी फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि, और फाई एक्स भी फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जब उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लिया जाए। तो आपके पास दो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ आती हैं। एक तो ये है कि जो फाई ऑफ ई एक्स है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, और फाई ई एक्स फाइनाइट भी होना चाहिए, तभी फर्स्ट डेरिवेटिव डी फाई ई एक्स ओवर, यानी कि डी फाई ई ओवर डी एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो, और फाई ई ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए।
फाइनाइट एंड कंटिन्यूस, तो तब फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन होगा, यानी वो सिंगुलर नहीं रहेगा। और फिर उसी अगर ये डी फाई फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो तभी आप उसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हैं, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैथमेटिकल सेंस उसका बन सकता है। तो जो बेसिक आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं कि जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट द बाउंड्रीज एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड आल्सो बी कंटिन्यूस एट द बाउंड्रीज। तो वाकई बाउंड्रीज किधर हैं, वो वही स्पॉट्स हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि दिस इज़ द बाउंड्री वेयर द पोटेंशियल इज चेंजिंग। तो इन दोनों पॉइंट्स पर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पॉइंट्स जो हैं, दीज आर द बाउंड्रीज वेयर द पोटेंशियल इज चेंजिंग, उसको हम बाउंड्री कह रहे हैं। और तो वहाँ पे जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए और द वेव फंक्शन शुड आल्सो बी कंटिन्यूस। तो इस तरह हमारे पास ये इस पर इधर भी ये दो बाउंड्री कंडीशन लगाएं और इधर भी दो बाउंड्री कंडीशन लगाएं दोनों पॉइंट्स पर, तो ये आपके पास 4 बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं। तो यू कैन गेट 4 इक्वेशंस फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, बाउंड्रीज हैं और 2 कंडीशंस हैं, तो 2 into 2 becomes 4। अननोन जो है ना वो आपके 7 अननोन्स हैं। तो आपके इसका मतलब है कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आप किसी तरीके से ये जो अननोन्स हैं, जो 7 अननोन्स हैं, इनको आप रिड्यूस करके किसी तरीके से 4 पे ले आएँ, या फिर कहीं और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जिनको इस्तेमाल करके आप उनको और इक्वेशंस बना सकें बाउंड्री कंडीशन से जो इक्वेशंस हासिल हो रही हैं, जो इनको इन कोफिशिएंट्स को रिलेट कर रही हैं, इनके अलावा कोई और इक्वेशंस भी आपके पास आएँ ताकि आपके पास ये जो है ये कोफिशिएंट्स आप डिटरमिन कर सकें। तो एक फिर फिज़िक्स ऑफ द प्रॉब्लम हेल्प करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो जी है इसके अंदर, यहाँ पे जो जी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ना ये प्लेन वेव स्टेट जो है, इसमें अगर टाइम डिपेंडेंस डाली जाए तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी टाइप की फॉर्म बन जाती है, जो कि वेव को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग वेव। और ये इस तरह की चीज़ हम पहले जब फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की टर्म्स में बात कर रहे थे उस वक्त हमने ये बात की थी। तो एसेंशली ये जो माइनस के एक्स एक्सपोनेंट में माइनस के एक्स आ रहा है ना, माइनस के 1x या माइनस के 2x, ये जो है ना इट रिप्रेजेंट्स द वेव मूविंग टू द लेफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पे तो आपको एक बाउंड्री पे रिफ्लेक्टेड वेव भी मिल गई और कोई और कलर देखता हूँ, बाउंड्री पे आपको एक रिफ्लेक्टेड वेव भी मिल गई और ये ट्रांसमिटेड वेव भी मिल गई, ये ट्रांसमिटेड वेव भी मिल गई, किधर गए, ट्रांसमिटेड वेव भी मिल गई। लेकिन ये जो आप अगर इधर आप एक रिफ्लेक्टेड वेव की बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ से आ रही, कोई या तो ये होगा कि इधर कहीं और इस रीजन के अंदर टू द राइट कहीं पे कोई पोटेंशियल में तब्दीली आई हो जिसकी वजह से कोई रिफ्लेक्टेड पार्ट भी आपको मिले, या कुछ सोर्स हो जहाँ से ये आ रही हो, क्योंकि यहाँ से तो हम ले सकते हैं कि देयर इज़ सम सोर्स जिससे ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, मगर या तो आपने वहाँ भी सोर्स रखी। तो हम ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर रहे, हम नहीं इमेजिन कर रहे कि कोई सोर्स उधर है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो है सोर्स लेफ़्ट साइड पर ही है, ये एक सिंगल सोर्स है जो कि पार्टिकल्स इमिट कर रही है। तो इसको सामने रखते हुए ये जो जी है इसको हम जी को हम जो है वो ज़ीरो ले सकते हैं। तो एक हमने जो कोफिशिएंट है उसको हमने ख़त्म कर दिया। मगर अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो है वो जो है अभी भी जो है ना हमारे पास ये कोफिशिएंट ज़्यादा हैं और हमारे पास जो है वो इक्वेशंस कम है। तो अब हम उसमें चीज़ ये करेंगे कि एक तो हम ये करेंगे, अच्छा इसमें मैंने एक कोफिशिएंट लिखा नहीं, ये मुझे लिखना चाहिए था, मैंने मेंशन किया था कि एनर्जी भी एक अननोन कोफिशिएंट अननोन क्वांटिटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि तब ये 7 बनते हैं ना, ए बी सी 3 4 5 6 7, तो जी अब कम हो गया, तो 7 से 6 रह गए, 7 से 6 हो गई, मगर फिर भी हमारे पास इक्वेशन 4 है। तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी को जो है ना वो हम इनपुट ले लेंगे, कि हम कहेंगे कि ठीक है जो हमारे पास प्लेन वेव आ रही है, जो पार्टिकल आ रहा है उसकी एनर्जी हमारे कंट्रोल में है। तो शुरू में जब हम सोर्स से इसको मिट करेंगे तो एक ख़ास एनर्जी से मिट करेंगे, उसको हम ई कह देते हैं।
और हम वहाँ से एनर्जी चेंज कर सकते हैं और उससे भी हम देख सकते हैं कि डायनामिक्स पर या पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्कैटरिंग पे और सो फोर्थ। तो एनर्जी को हम ले। दूसरी चीज़ हम जो इसमें करेंगे अपनी आसानी के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए वो ये है कि हम रिलेटिव एम्पलीट्यूड्स, ये जो हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड्स ऑफ द प्लेन वेव्स है ना, ये कोफिशेंट्स, तो हम रिलेटिव एम्पलीट्यूड्स की बात करेंगे। यानी कि हम जो है वो अगर आप देखें ना तो ये अच्छा, तो लेट मी डू समथिंग which will be more useful. Let me go right here. थोड़ा सा ये फ़ायदा हमें हो जाए है कि इसको अगर हम इधर डालें तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो। जो चीज़ भी समझने में मदद देती है उसका सहारा लेते हैं। तो ये देखना, ये मैं ये बेसिकली जो बना रहा था इसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे सारा लिखना नहीं पड़ेगा कोफिशिएंट्स के हवाले से। तो ये पोटेंशियल की प्रोफाइल है इस डायग्राम को अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखें। अब हमने जी वाले को जो यहाँ से जो वेव आ रही थी उसको हमने ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, वो कंसिडर नहीं कर रहे, जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बाकी आपके पास ये सब कुछ रह गया। अभी ये जो सब कुछ है ना, इसमें ये इनकमिंग वेव है, ये इनकमिंग वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये जो है अंदर वाले रीजन सी और डी वाला जो रीजन है वो उसको यानी ये वाला जो रीजन है, और यहाँ पे जो आपके पास ऐसा बनाऊंगा तो फिर आपको वेव लगेगी। ये जो रीजन है इसमें जो वेव है उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, हम बेसिकली हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस रीजन के अंदर, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो अच्छा मैं ज़रा वो ऑनलाइन तो वो जो है इस रीजन के अंदर हम जो है ना वो कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस रीजन को कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पार्टिकल की जो ट्रांसमिशन मालूम करें। समझ लें कि हमारा डिटेक्टर इस रीजन में लगा हुआ, इस रीजन में सोर्स है हमारी, ठीक है, और इस रीजन में हमारा डिटेक्टर है, बीच वाला रीजन है नहीं। तो सी और डी को हम किसी तरीके से एलिमिनेट करके ये चीज़ हम मालूम करेंगे। अच्छा, अब जो इसमें जो है वो इसमें जो हमने करना है वो ये है कि हम सारे कोफिशिएंट्स तो मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअली इन कोफिशिएंट्स को मालूम नहीं कर, हमारे पास इतनी इक्वेशंस नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज़ वील कंस्ट्रक्ट रेशियोज ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि अगर हम जो रिफ्लेक्टेड, इसको हम कह लेंगे, बेहतर है इसको इस तरह कह दें, हम इसको इस तरह कह देंगे relative reflected, ओहो ये मैं कितना अच्छी तरह नहीं, चलो relative reflected amplitude, चलें इसको इस तरह कह देते हैं। इसको हम कह लेंगे कि B/A जो है, A इंसिडेंट है, A की टर्म्स में हम सारे एम्पलीट्यूड्स की बात करेंगे। B/A जो है रिलेटिव टू A हो गया। रिलेटिव ट्रांसमिटेड जो एम्पलीट्यूड है, ट्रांसमिटेड जो एम्पलीट्यूड है वो ये है कि इस बेल से ट्रांसमिट हो गया आगे, तो वो जो एम्पलीट्यूड है वो हम डिफाइन कर लेंगे, वो भी रिलेटिव है, रिलेटिव टू द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, कि इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके साथ हम कर देंगे। तो ये F/A जो है ये वो बन जाएगा। तो अगर हम वो करें उस फॉर्म में इसको करें तो, और ये बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगाएं, तो अब मैं थोड़ा सा इधर जो है थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, और वो ये है कि वो बाउंड्री कंडीशंस और ये चीज़ें लगाएं तो हम जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो हम रिलेटिव ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, रिलेटिव, हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो रिलेटिव ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जिसको आमतौर पे हम T से ज़ाहिर करते हैं, रिलेटिव टू द इंसिडेंट जो है ना बीम आपकी या इंसिडेंट वेव की,
कि रिलेटिव टू द ट्रांसमिशन, यानी एफ ओवर ए। अब प्रोबेबिलिटी की बात, ये एम्पलीट्यूड्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो एफ ओवर ए एब्सोल्यूट स्क्वायर जो है ना आपको रिलेटिव ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आपको दे देगा। ये आपको ये प्रोबेबिलिटी देता है कि एक इंसिडेंट पार्टिकल के ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और इसी तरीके से हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आर जो है रिफ्लेक्शन वाले वो जो है वो बी ओवर ए एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड होगा, यानी इन दोनों का जब एब्सोल्यूट स्क्वायर कर, ये एम्पलीट्यूड थे ना, तो जिस तरह क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड्स थे ये जो कोफिशिएंट्स थे, तो ये इनका जब एब्सोल्यूट स्क्वायर लेते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स में हम इनको करेंगे। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक बॉन्ड रूल है कि एम्पलीट्यूड्स को जो एब्सोल्यूट स्क्वायर आप करते हैं तो वही हम इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जो अब इनकी एक्सप्रेशंस हैं वो बड़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स जस्ट राइट दोज एक्सप्रेशंस डाउन। और ये ट्रांसमिशन की जो है, और इसी तरह आप रिफ्लेक्शन वाली भी बुक में देख सकते हैं। ये किया क्या है कि वो बेसिक आपने जो है, चलें वो फिर वो भी दिखा देते हैं। बेसिकली जो आपने इधर किया है वो ये है कि ये अब आपके पास अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आपके पास जो है ना बेसिकली ये आपके पास 3 रीजन्स में इक्वेशंस आ गई। जी को 0 कर दिया तो यहाँ खाली ये बच गई टर्म, ठीक है। पिछले जो भी हमने की थी बात वही बिल्कुल उससे कर रहे हैं। आगे आपने जो है वो माइनस ए पे बाउंड्री कंडीशंस लगानी है कि ये कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस होने का मतलब ये जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने माइनस ए डालना शुरू कर देना। जब इधर माइनस ए डालेंगे तो माइनस आई के ए आ जाएगा, माइनस आई के ए आ जाएगा। फिर इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस ये बार डालना है, फिर इसको मैच करना है इसके साथ, यानी इन दोनों को मैच करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे, और इन दोनों को मैच करना है x इज इक्वल टू प्लस ए पे। तो ये फिर आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाती हैं। और अगर आप ये होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करें जो कि आपका होमवर्क है, तो आपके पास ये और ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। इन्हीं का एब्सोल्यूट स्क्वायर करते हैं आपको ये ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड्स मिल जाते हैं। अच्छा, अब ख़ास चीज़ क्या है इन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड्स की कि ये एक्सप्रेशन अभी हम देख रहे थे, ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप प्लॉट करें, सिर्फ टी को देखें, ये वाली इसको देखें, ये फंक्शन ऑफ ई ओवर वी नॉट लिया हुआ है। तो इसको अगर आप प्लॉट करें तो आपके पास जो है इस किस्म की फॉर्म बनती है, यानी कि लार्ज एनर्जी पे आप चले जाएं तो ये 1 के करीब पहुंच जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इट इज़ अप्रोचिंग 1। तो वो तो इट मेक्स सेंस कि अगर आपके काफ़ी लार्ज एनर्जी है तो पोटेंशियल वेल विल बिकम इनसिग्निफिकेंट एंड द पार्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू। अगर स्मॉल एनर्जी है रिलेटिव टू वी नॉट, ई और वी नॉट अगर स्मॉल है तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन, ये रीजन आ जाएगा, ये इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये काफ़ी स्मॉल हो जाएगी। वो भी समझ में आता है और वो नहीं समझ में आता वैसे, क्योंकि आपने एनर्जी जो है वो वी नॉट से ज़्यादा ली हुई है, तो वाई वुड यू गेट वेरी स्मॉल ट्रांसमिशन। अब हो क्या रहा है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब आप देखते हैं तो टोटल जो है टी प्लस आर, यानी पार्टिकल जो है तो ट्रांसमिट होगा या रिफ्लेक्ट होगा, तो दोनों जो है ना ऐड होकर प्रोबेबिलिटीज़ वो 1 होनी चाहिए। तो वो ये बेसिकली रिजल्ट टी प्लस आर इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे ट्रांसमिशन स्मॉल है, यानी मिसाल के तौर पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी स्मॉल है, वहाँ रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी लार्ज है, सच दैट टी प्लस आर हैज़ टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज ये प्रोबेबिलिटीज़ है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये ट्रांसमिशन स्मॉल है कम एनर्जी के लिए, वहाँ रिफ्लेक्शन लार्ज है, ये वाले रिफ्लेक्शन वाला कर्व है, ठीक है। एक ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, एक नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो लो एनर्जी के लिए आपके पास ट्रांसमिशन स्मॉल है और रिफ्लेक्शन जो है वो लार्ज।
अब ये जो चीज़ है ये बड़ी हैरत अंगेज़ इधर महसूस हो रही, क्योंकि अगर आपके पास कोई क्लासिकल पार्टिकल होगा जिसकी एनर्जी जो है वो ई एनर्जी जो है उसकी वो पोटेंशियल वेल से लार्जर है, तो वो तो स्लो डाउन हो सकता है मगर ट्रांसमिट तो विद यूनिट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल वेल जो है वो भी जो है एक आपको फाइनाइट रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी दे रही है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी है और रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी है। वो सिर्फ इसी चीज़ को समझने के लिए, सिर्फ ये चीज़ समझनी, इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये पार्टिकल्स जो हैं, क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं, दे बिहेव लाइक वेव्स। और इसीलिए जिस तरह एक वेव जो है किसी ऐसे रीजन से किसी दूसरे रीजन में ट्रेवल करती है जहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का फ़र्क है, तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन मिलती है। तो पोटेंशियल फॉर अ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज़ वेरी सिमिलर बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल्सो वेव्स। तो ये सिमिलरिटी ऑप्टिक्स के साथ बड़ी गहरी है, इस सेंस में सोचने की ज़रूरत है, गौर करें इस बात पर। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये इस किस्म की ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी पे ये कि कई पीक्स आ रही हैं ख़ास एनर्जीज़ पे। ये जो इस तरीके से डैश लाइंस हैं, यहाँ पे कुछ पीक्स मिल रही हैं आपको। ये जो रेजोनेंस कंडीशंस कहलाती हैं, और वो कहाँ से आती हैं कि अगर आपके पास ये साइन फंक्शन जो है ये ज़ीरो हो जाए तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये आपके पास टी जो है वो 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये 1 को स्ट्राइक कर रहा है, ये पीक 1 पे आ रही है, ये पीक 1 पे आ रही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे साइन फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो रहा है। साइन फंक्शन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको पता ना, साइन फंक्शन जो है ज़ीरो होने के लिए जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट K2 के फॉर्म में अगर इसके लिखें तो वो n टाइम्स पाई होना चाहिए। ये रेजोनेंस कंडीशन, ये बिल्कुल वही, ये फिर ऑप्टिक्स वाला केस बनता है कि अगर आप 2 और ये K2 की जगह K2 को अगर आप लिखें 2 पाई बाय लैम्डा 2, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि इस वेल के अंदर अगर इंटीजर नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी इन द ट्रांसमिटेड रीजन, इन रीजन 3। और रीजन 1 में जो रिफ्लेक्ट होके वेव्स हैं वो उनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए कि आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिल रही। ट्रांसमिशन T को 1 मिल रहा है, R 0 मिल रहा है। तो ये बिल्कुल, ये भी ऑप्टिक्स वाला फिनोमेना है। फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर को अगर आप पढ़ें, फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर, तो उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ सामने आती है कि एक रीजन में जो है ना ये वेव्स हैं तो इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कहीं पे इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, वेव नंबर्स के हाफ वेवलेंथ्स, इंटीजर नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स हों विद इन द वेल, तो फिर जो आपके पास अगर आप ऑप्टिक्स की किताब उठा के देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि उस केस में आपको जो ट्रांसमिशन है वो फाइनाइट टोटल ट्रांसमिशन मिलती है और रिफ्लेक्शन जो है वो आपको ज़ीरो मिल जाती है। तो जो आपकी इंसिडेंट बीम है वो उधर उस केस में आप लाइट वेव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आप मैटर वेव की बात कर रहे हैं। तो ये जो है टोटली, तो इस तरह ये फिनोमेना फिर बार बार हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन देते हैं कि दिस पार्टिकल्स हैव वेव फीचर्स एंड इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट देन वी कैन रियली अंडरस्टैंड दीज रिजल्ट्स। तो आज हम इधर रोकते हैं।